उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए आरपीएससी का एक टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना बिजू का। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि इसकी पलकों और बाहों के बाल सफ़ेद हो गए थे, कमर में खम पड़ गया था और हाथों की नसें नालों के गर्द गोश्त से उभर आई थी। मतलब कि जो मोटी मोटी नसें हो जाती हैं ना, ज़्यादा बुढ़ापे में जो ज़रीफ़ लोग होते हैं उनके वे जो ज़ईफ़ होते हैं वैसे ही दिखाई दे रही थी। इस आसना में इसके हाथ दो बेटे हुए थे। इनके दो बेटे थे, जवाब नहीं, जो अब नहीं रहे। एक गंगा में नहा रहा था, उस वक्त डूब गया, और दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के साथ इसका मुकाबला क्यों हुआ, इसमें कुछ ऐसी बताने की बात नहीं है। बस एक कैसे दो बेटे थे, कितने बेटे थे, सवाल अंदर से पूछे जा सकते हैं। तो हमें किरदार याद रखना है और किस वक्त की कैफियत को बयान किया जा रहा है, बुढ़ापे की कैफियत को बयान किया जा रहा है। और इनके बेटे कितने थे, दो, जो दोनों जिंदा थे क्या, नहीं थे, ये दोनों मर गए थे। ठीक है। कब, एक गंगा में नहाते वक्त और दूसरे पुलिस से मुकाबले के वक्त। इसमें कुछ ऐसी बताने की बात नहीं है। जब कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ़ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है तो इसको पुलिस के साथ मुकाबला हो जाता है, नाकुदरती हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ था और बूढ़ा होरी के हाथ हल के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े, ज़रा कांपे और फिर इनकी गिरफ्त अपने आप मजबूत हो गई। इसमें जो किरदार है उसका नाम क्या है, होरी। इसे याद रखिएगा। इसने बैलों को हाँक लगाई और हल का फल ज़मीन के सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। ये क्या कर रहे हैं, क्या पेशा था इनका, खेती करने का, मतलब ये किसान थे। इन दिनों बेटों की बीवियां थीं। इन जो दोनों इनके बेटे ख़त्म हो चुके थे, इनकी क्या थी, बीवियां थीं। और आगे इनके कितने बच्चे थे, इनके 5 बच्चे थे। 3 गंगा में डूबने वाले के और 2 पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले के। मतलब अब इनके जो बेटे थे वो तो ख़त्म हो चुके थे, तो इनकी जो दोनों बहुएं थी वो और उनके जो 5 बच्चे थे उनकी ज़िम्मेदारी जो बुज़ुर्ग होरी है उनके सर पर थी। अब इन सब की परवरिश का ज़िम्मा जो था इन पर आ पड़ा था और इसके बूढ़े जिस्म में खून ज़ोर से गर्दिश करने लगा था। इस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज़्यादा ही सुर्ख था, यानी कि ये किसके, सुबह के वक्त की बात है, सवेरा। और होरी के आंगन के गेहूं के गिर्द या 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। इसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल कर इन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी और वो उछलते हुए अपना फंडा मलते पानी उछाल रहे थे। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर वो जो होती है ना, चिंगारी में डाल रही थी और होरी अंदर कपड़े बदलकर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांधकर इस ताकचे में रखे आईने में अपना चेहरा देखा। सारे चेहरे पर लकीर फैल गई। इसने करीब ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया और फिर दरवाजे में से गुजरकर बाहर आंगन में गया। इसने पूछा जा सकता है कि किसकी तस्वीर, किस भगवान की तस्वीर के सामने हाथ झुकाया, तो हनुमान जी की तस्वीर के सामने हाथ झुकाया। सब तैयार हैं, इसने ऊंची आवाज़ में कहा। उसने पूछा क्या सब लोग तैयार हैं? वो कोई ख़ास दिन था इसलिए सब बच्चे और बहुएं ये लोग तैयार हो रहे थे। हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। बहुओं ने अपने सरों पर पल्लू दुरुस्त किए और इनके साथ तेज़ी से चलने लगी। होरी ने देखा कि कोई भी तैयार नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे। इसने सोचा ये झूठ हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नेमत न दी होती तो लोग धड़ धड़ मरने लग जाते। इसके पास जीने का कोई बहाना ना रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर इसे सच करने की कोशिश में देर तक ज़िंदा रहते हैं। हम जो झूठ बोलते हैं हम कोशिश करते हैं कि अब ये सच हो जाए, और ये बात हम सब की ज़िंदगी में भी होती है।
होरी के पोते पोतियाँ और बहुएँ अभी अभी बोले हुए झूठ को सच साबित करने में पूरी तंदीही से जुट गए। सब मतलब जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। जब तक होरी ने एक कोने में पड़े कटाई के आवाज़ निकालने और अब वह सचमुच तैयार हो चुके थे। इनका खेत लहलहा उठा था, यानी कि फसल पक चुकी थी, खेत लहलाने लगा था। फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। आज क्या था? कटाई का दिन था। तो सभी खुश थे बहुत। इसे लग रहा था कि जैसे कोई त्यौहार है। सब बड़े चाव से जल्द जल्द खेत पर पहुंचने की कोशिश में थे कि उन्होंने देखा कि सूरज सुनहरी किरणों ने सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया है। होरी ने अंगोछा कंधे पर रखते हुए कहा और सोचा, कितना अच्छा समय आ पहुंचा है। ना अहलमंदी की धुन, ना बटने का खटका, ना अंग्रेज़ की ज़ोर ज़बरदस्ती और न ज़मींदार का हिस्सा। इसकी नज़रों के सामने हरे हरे गोशे झूम उठे। मतलब जब एक किसान खेती करता है तो उसे जब फसल पक के तैयार हो जाती है ना, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होता है। जैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और हमारा रिज़ल्ट आने वाला होता है, या हम इम्तिहान दे चुके होते हैं और हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है तब का। तो वैसा ही ये कुछ दिन था। किसी के हिस्से की इसमें कोई भी जगह नहीं थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी। चलो बाबू, इसके बड़े पोते ने इसकी उंगली पकड़ ली। बाकी बच्चे इसकी टांगों के साथ लिपट गए। बड़ी बहू ने कोठरी का दरवाज़ा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली सर पर रखी। वीर बजरंगी का नाम लेकर सब बाहर की चारदीवारी वाले दरवाजे में से निकलकर गली में आ गए और फिर दाईं तरफ मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। अब ये बच्चे और बहुएं और होरी ये सब अपने खेत की तरफ जाने लगे। गांव की गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों को आ जा रहे थे। सबके दिलों में मसरत की अनार छूटते महसूस हो रहे थे। सबकी आंखें पकी फसलें देखकर चमक रही थीं। होरी को लगा जैसे ज़िंदगी कल से आज ज़रा मुख्तलिफ है। इसने पलटकर अपने पीछे आते हुए बच्चों की तरफ देखा। वह बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं, सांवले मरियल से, जो जीप गाड़ी के पहलुओं की आवाज़ पर मौसम की आहट से डर जाते हैं। बहुएं वैसी ही थीं जैसे गरीब किसान की बेवा औरतें होती हैं, चेहरे को घूंघटों में छिपाए हुए और लिबास की एक एक सिलवट में गरीबी जो की तरह छिपी हुई थी। वह सर झुकाकर आगे बढ़ने लगे। गांव के आखिरी मकान से गुजर के आगे खुले हुए खेत थे। करीब ही रहट खामोश खड़ा था। नीम के दरख्त के नीचे एक किताब बेफिक्री से सोया हुआ था। दूर तवील में कुछ गाय भैंसें और बैल चारा खाकर फनकार रहे थे। सामने दूर दूर तक लहलाते हुए सुनहरी खेत थे। इन सब खेतों के बाद ज़रा जब ये सब खेत ख़त्म हो जाएंगे और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत था, जिसमें चूना पक कर अंगड़ाइयाँ ले रहा था। इनका जो खेत था वो भी कैसा था? अलग थलग बना हुआ था। वह सब पगडंडियों पर चलते हुए दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कपड़े सूखी घास पर रंगे हुए हैं। वह सब अपने खेत की तरफ जा रहे थे, जिसके आगे थल था, दूर दूर तक फैला हुआ, जिसमें कहीं हरियाली नज़र ना आती थी। बस थोड़ी बेजान मिट्टी थी जिसमें पाँव रखते ही धंस जाता था, और मिट्टी यूँ भुरभुरी हो गई थी कि जैसे इसके दोनों बेटों की हड्डियाँ चिता में जलकर फूल बन गई थी और जो इसके बेटे ख़त्म हो गए थे, यहाँ उनकी बात हो रही है। और फिर हाथ लगाते हुए रेत की तरह बिखर जाती हैं। वो
धीरे से बढ़े रहा था, मतलब वो लोग धीरे धीरे उस अपने खेत की तरफ पहुंच रहे थे। होरी की याद आया पिछले 50 वर्षों में वह 2 हाथ आगे बढ़ाया था। होरी चाहता था कि जब तक बच्चे जवान हों, थल में इसके खेत तक ना पहुँचे और तब तक वह खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा। मतलब वो इन छोटे बच्चों के बारे में सोच रहा था कि जब तक ये बच्चे जवान होंगे तब तक ये खेत ठीक हो जाए। पगडंडियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला और इस पर होरी और इसके ख़ानदान के लोगों की हरकत करते हुए नंगे पाँव सूरज आसमान की मशरक़ी घड़ी में से झांक कर देख रहा था। चलते चलते इनके पाँव मिट्टी से उठ गए थे। कई इर्द गिर्द के खेतों में लोग कटाई करने में मसरूफ़ थे। वह आते जाते को राम राम कहते और फिर किसी अनजाने जोश और वोलों के साथ टहनियों को रांदी से काटकर एक तरफ रख देते। इन्होंने बारी बारी नाला पार किया। नाले में पानी नाम को भी न था। अंदर की रेत मिली मिट्टी बिल्कुल खश्क हो चुकी थी और इस पर अजीब व गरीब नक्श व निगार बने थे। वह पानी के पांव निशान थे और सामने लहलहाता हुआ खेत नजर आ रहा था। आपका मोबाइल मेरा मोबाइल मैंने कहाँ रख दिया? सबका दिल बेलू उछल करने लगा। फसल कटेगी तो इनके आंगन फूस से भर जाएगा और कोठरी अनाज से। फिर कुटिया पर बैठकर भात खाने का मज़ा ही कुछ और होगा। क्या डकारें आएंगी पेट भर जाने के बाद, इन सब ने एक ही बार सोचा। मतलब ये हरा भरा खेत देखकर इन सब के जहन में ये ख्याल आ रहा था कि अब तो मतलब सब कुछ ठीक होने वाला है। अचानक होरी के कदम रुक गए। वह सब भी रुक गए। होरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था। वह सब होरी को और कभी खेत को देख रहे थे कि अचानक होरी के जिस्म में जैसे बिजली की सी फुर्ती पैदा हुई। इसने चंद कदम आगे बढ़कर बड़े जोश से आवाज़ लगाई, अबे कौन है, कौन है? कोई उनके खेत में जा चला गया था और फिर सब ने देखा इनके खेत में से कोई जवाब ना मिला। अब वह करीब आ चुके थे और खेत के दूसरे कोने पर तरांती चलने की सड़ाप चलने की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मतलब कोई इनके खेत में कटाई कर रहा था। सब उधर से सहम गए। फिर होरी ने हिम्मत से ललकारा, कौन है हराम का जना, बोलता क्यों नहीं? और अपने हाथ में पगड़ी तरांती सूंघ ली। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया कि कौन हमारे खेत में चला गया। अचानक खेत के परले हिस्से से एक ढांचा सा उभरा और जैसे मुस्कुराकर इन्हें देखने लगा। फिर इसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं हूँ होरी काका, बिजू का। उसने अपना नाम क्या बताया? बिजू का। इसने अपने हाथ में पकड़ी दराती फिज़ा में हिलाते हुए जवाब दिया। सबके मारे खौफ के खुटी खुटी सी चीख निकल गई। उन्होंने सोचा ये तो हमारा खेत था, यहाँ हम कटाई करने आने वाले थे, हमें कटाई करनी है, ये कौन है जो हमारी फसल काट रहा है? तो सब बड़े घबरा गए। इनके रंग जर्द पड़ गए। होरी के होंठ पर गुया सफ़ेद पपड़ी सी जम गई। कुछ देर के लिए सब सकते में आ गए और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वह कुछ देर कितनी थी? एक पल, एक सदी या फिर एक युग? इसका इनमें से किसी को अंदाज़ा ना हुआ। जब तक इन्होंने होरी का गुस्से से कांपती हुई आवाज़ सुनी, इन्हें अपनी ज़िंदगी का एहसास ना हुआ। तुम बिचुका, तुम? अरे तुमको तो मैंने खेत की निगरानी के लिए बनाया था, बाँस की फांकियों से, और तुम इस अंग्रेज़ शिकारी के कपड़े पहनाए थे जिसका शिकार में मेरा बाप हंगलाता था, और वहाँ जाते हुए खुश होकर अपने पीठे हुए खाकी कपड़े मेरे बाप को दे गया था। तेरा चेहरा मेरे घर की बेकार हांडी से बना था और इस पर इसी अंग्रेज़ शिकारी का टोपा रख दिया था। अरे तू बेजान पुतला मेरी फसल काट रहा है। मतलब वो आपने देखा होगा ना, खेत में जानवर ना घुसें उनको डराने के लिए पुतला जो लगाया जाता है, तो ये वही पुतला था। ये बिजू का उसका नाम था। होरी कहता, उसमें जान कैसे आ गई वो ये देख रहा था। होरी कहता हुआ आगे बढ़ रहा था और बिजू का बदस्तूर इनकी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे इस पर होरी की किसी बात का कोई असर ना हो। जैसे ही वह करीब पहुँचे, उन्होंने देखा फसल 1/4 के करीब कट चुकी है और बिजुका इसके करीब दरांती हाथ में लिए मुस्कुरा रहा है। वह सब हैरान हुए कि इसके पास दरांती कहाँ से आ गई।
वो कई महीनों से इसे देख रहा था। बेजान बिजुका दोनों हाथों से खाली खड़ा रहा था, मगर आज वह आदमी लग रहा था, गोश्त पोस्त का इन जैसे आदमी। ये मंज़र देखकर होरी तो जैसे पागल हो उठा। इसने आगे बढ़कर इसे एक ज़रदार दिखा दिया, मगर बिजुका इतनी जगह से बिल्कुल ना हिला। अलबत्ता होरी अपने ही जोर की मार खाकर दूर जा गिरा। सब लोग चीखते हुए होरी की तरफ बढ़े। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर उठने की कोशिश कर रहा था। सबने इसे सहारा दिया और इसने खौफज़दा होकर बिजुका की तरफ देखते हुए कहा, तू तो मुझसे भी ताकतवर हो चुका है बिजुका, मुझसे, जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया, अपनी फसल की हिफाजत के वास्ते। बिजुका का हस्बे मामूल मुस्कुराता था, फिर बोला, तुम ख्वामख्वाह खफा हो रहे हो होरी काका, मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है, 1/4। लेकिन तुमको क्या हक है मेरी बच्चों का हिस्सा लेने का? तुम कौन होते हो? होरी काका ने उससे कहा। मेरा हक है होरी काका, क्योंकि मैं हूँ और मैंने इस खेत की हिफाजत की है, उसने ये कहा। लेकिन मैंने तो तुम्हें बेजान समझकर यहाँ खड़ा किया था, और बेजान चीज़ का कोई हक नहीं। ये तुम्हारे हाथ में दरांती कहाँ से आ गई? बिजुका ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। तुम बड़े भोले हो होरी काका, खुद ही मुझसे बातें कर रहे हो और फिर मुझको बेजान समझते हो। लेकिन तुमको ये दरांती और ज़िंदगी किसने दी? मैंने तो नहीं दी थी, होरी काका ने इससे कहा। बिजुका से कहा, लेकिन तुमको ये सब कहाँ से मिला और ज़िंदगी किसने दी? ये मुझे आपसे आप मिल गई, जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फांकें चीरी थी। अंग्रेज़ी शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे, घर की बेकार हांडी घर की बेकार हांडी मेरी आँखें, नाक और कान बनाया था। इसी दिन इन सब चीज़ों में ज़िंदगी बुला रही थी, और ये सब मिलकर मैं बना, और मैं फसल पकने तक यहाँ खड़ा रहा, और एक दरांती मेरे सारे वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही, और जब फसल पक गई तो दरांती मेरे हाथ में थी। लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में ख़यानत नहीं की। मैंने इसका क्या मतलब था कि उसने तो सिर्फ अपने हिस्से की जो फसल थी वो ली है। मैं आज के दिन का इंतज़ार करता रहा, और आज तुम अपनी फसल काटने आए हो, मैंने अपना हिस्सा काट लिया, इसमें बगड़ने की क्या बात है? बिजुका ने आहिस्ता आहिस्ता सब कहा, ताकि इन सब को इसकी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब साजिश है। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं मानता, ये सब छलावा है। मैं पंचायत से इसका फ़ैसला कराऊंगा। तुम दरांती फेंक दो, मैं तुम्हें एक तिनका भी ले जाने नहीं दूंगा। होरी चीखना, और बिजुका ने मुस्कुराते हुए दरांती फेंक दी। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। पंच और सरपंच सब मौजूद थे। होरी अपने पोते पोतियों के साथ बीच में बैठा था। इसका चेहरा मारे गम के मुरझाया हुआ था। इसकी दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थीं और बिजुका का इंतज़ार था। इस पंचायत ने अपना फैसला सुनाया। मुकदमा के दोनों फरीक अपना अपना बयान दे चुके थे। आखिर दौर से बिजुका खरामा आता दिखाई दिया। सबकी नज़रें इस तरफ उठ गईं। वह वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था। जैसे ही वह चौपाल में दाखिल हुआ, सब गैर इरादी तौर पर उठ खड़े हुए और इनकी सर तक़ज़ीमन झुक गए। होरी ये तमाशा देखकर तड़प उठा। इसे लगा कि जैसे बिजुका ने सारे गांव के लोगों का ज़मीर खरीद लिया है, पंचायत का इंसाफ खरीद लिया है। वो तेज़ पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पांव मार रहा था, महसूस कर रहा था, क्योंकि वो हार गया था। तो उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। आखिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। होरी का सारा वजूद कांपने लगा। इसने पंचायत के फैसले को कबूल करते हुए फसल का 1/4 हिस्सा बिजुका को देना मंजूर कर लिया, और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा। उसके साथ कोई भी नहीं था, और पंचायत ने उसके हक़ में भी फैसला नहीं सुनाया। सुनो, ये शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है। अभी थल खेत से कुछ दूर पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बिजू का ना बनाना। बिजू का क्या था यहाँ पर? बिजू का एक पुतला था, ठीक है, याद रखिएगा।
तो अब वो अपने बच्चों को नसीहत कर रहा है। अगले बरस जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में से कोपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस पर बांधकर एक खेत में खड़ा कर देना बिजुका की जगह पर। मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूंगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहाँ से हटाना नहीं, वहीं रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बिजुका नहीं बना, कि बिजुका बेजान नहीं होता। आपसे आप इसे ज़िंदगी मिल जाती है और इसका वजूद इसी दनाती तुम्हें थमा देता है और इसका फसल की 1/4 पर हक बन जाता है। होरी ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत की तरफ बढ़ा। इसके पोते और पोतियाँ इसके पीछे थे और फिर इसकी बहुएं और इनके पीछे गांव के दूसरे लोग सर झुकाए हुए चल रहे थे। खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और ख़त्म हो गया। इसके पोते पोतियों ने इसे एक बांस से बांधना शुरू किया और बाकी के लोग ये तमाशा देखते रहे। बिजुका ने अपने सर पर रख कर शिकारी टोपा उतार कर सीने के साथ लगाया और अपना सर झुका दिया। तो बिजुका ये जो था, ये क्या था, ये एक पुतला था उसमें, लेकिन अपने आप जान आ गई। और होरी जो है, बिजुका और होरी ये दोनों इसके ख़ास किरदार हैं। और इसमें खेत के बारे में बताया गया है कि बच्चों के, होरी के कितने बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटे, जिनके उन बेटों के कितने 5 बच्चे होते हैं और उनकी 2 बीवियाँ जो होती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये आपके आरपीएससी के निसाब में शामिल है। ये सुरेंद्र प्रकाश का क्या था, अफसाना था। शुक्रिया।